हेलो गाइस, वेलकम टू फंडो स्टडी। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बादल राग कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, जिनको हम निराला जी के नाम से भी जानते हैं। तो निराला जी छायावादी कवि है और इनकी ज्यादातर कविताओं में क्या होता है कि कविता का दोहरे अर्थ होते हैं। वैसे ये बादल राग कविता है जो कि अनामिका से ली गई है। ठीक है, तो पहले हम इस कविता का प्लॉट समझ लेते हैं। तो इस कविता में बेसिकली निराला जी ये बताते हैं कि कैसे आम आदमी या फिर निम्न वर्ग के लोग पूंजीपति लोगों से त्रस्त थे, दुख से त्रस्त थे, और वो सूर्यकांत त्रिपाठी जी इस कविता में बादल को क्रांति दूत के रूप में आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती मतलब तैरती, समीर मतलब हवा, सागर आपको पता ही है समुद्र, अस्थिर मतलब जो स्थिर नहीं है, सुख दुख आपको ये सारी चीजें पता ही है। तो कभी कहते हैं कि हे बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडरा रहे हो जैसे वायु रूपी समुद्र। समीर सागर मतलब वायु रूपी समुद्र में कोई नौका मतलब नाव तैर रही हो। अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो कभी कह रहे हैं कि जब बादल नहीं होते हैं तो पूरा माहौल अच्छा होता है, लेकिन बादल आते ही पूरा माहौल काला हो जाता है। ये इस चीज का प्रतीक है कि ये जो सुख है वो अस्थिर है और इस पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। उसी प्रकार से ये जो पूंजीपति लोग हैं, इन्होंने जो धन इकट्ठा किया हुआ है, इन पर भी हमेशा ये दुख मंडराता रहता है कि क्या पता कब क्रांति हो जाए और ये हमारा सारा धन छिन जाएगा। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग मतलब ये संसार, दग्ध मतलब जला हुआ, हृदय मतलब हृदय, आपको पता ही है, इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। ठीक है, निर्दय मतलब जिसमें दया नहीं है, विप्लव मतलब क्रांति, प्लावित मतलब बाढ़ या फिर पूरा डूबा हुआ, माया आपको पता है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि इस जग के जले हुए हृदय पर हे बादल तुम ऐसी क्रांति लाओ कि ये डूब जाए, ये बाढ़ में डूब जाए। ये जो पूंजीपति लोग हैं, इनकी ये जो माया है, ये सारी इस क्रांति में डूब जाए, ये खत्म हो जाए। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से। रण का मतलब होता है युद्ध, तरी का मतलब होता है नौका या नाव। तो कभी कहते हैं कि यह जो तेरी युद्ध की नौका है, ये आकांक्षाओं से भरी हुई है। अब इसमें किसकी आकांक्षाएं भरी हुई है? आकांक्षा का सबसे पहले मतलब होता है आशा, उम्मीद है। तो ये किसकी आकांक्षाओं से भरी हुई है? निम्न वर्ग के लोगों की, जिनका शोषण हुआ है, उनकी आकांक्षाओं से भरी हुई है। बहुत सारी आकांक्षाएं उनकी। और ये जो तुम्हारी युद्ध की नौका है, जो ये आसमान में तैर रही है, इसमें उन निम्न वर्ग के लोगों की आशाएं भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग शुद्ध अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा का सिर ताक रहे विप्लव के बादल। घन मतलब होता है बादल। तो कभी और भेरी का मतलब होता है कि जब युद्ध में आपने देखा होगा कि जब नगाड़े वगैरह बजते हैं, युद्ध का ऐलान होता है, तो उसको हम भेरी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि हे बादल, तुम इतनी तेज गर्जना कर के, जो तुम इतनी तेज गर्जना कर रहे हो, इससे तुम धरती के नीचे सोए हुए, सुप्त मतलब सोए हुए अंकुरों को धरती के नीचे कैसे आए? और में मतलब, और का मतलब होता है हृदय, हृदय। तो जो धरती के हृदय में मतलब धरती के नीचे जो अंकुर हैं, जिनसे अभी पौधे निकले नहीं है, निकलने वाले हैं, ठीक है, तो उनको तुम सजग कर रहे हो और आशा दे रहे हो किसकी? नव जीवन की, नए जीवन की। और वो सिर ऊंचा करके तुम्हें देख रहे हैं कि कब बादल आएंगे और कब उनको नया जीवन मिलेगा। तो एक जो बीज होता है, जब हम धरती में लगाते हैं, तो जब उसको पानी मिलता है और मिट्टी मिलती है, तो उससे एक क्या होता है, नया पौधा निकलता है। सबसे पहले वो क्या होता है? अंकुरित, जिसके बाद पौधा निकलता है। तो वो अंकुरित जब वो हो चुका है वो बीज, तो वो एक नए जीवन की उम्मीद में किसकी तरफ ताक रहा है? बादल की तरफ। अब इसका दूसरा सेंस क्या है? विप्लव मतलब क्रांति के बादल। ठीक है, तो इसका दूसरा सेंस क्या है कि ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जब ये क्रांति आती है तो ये लोग भी सजग हो जाते हैं। ये लोग भी आशाओं से भर जाते हैं कि शायद इस बार हमें कोई नया जीवन मिलेगा, शायद इस बार हमें शोषण की दुनिया से इस शोषण की दुनिया से हम बाहर निकल पाएंगे और अपना अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो ये इसका सेकंड मीनिंग है जो हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि ये मीनिंग है जो हमें लिखना है, ये लिखना है। ओके, फिर बार बार गर्जन, बरसन है मूसलधार,
हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कभी कहते हैं फिर बार बार तुम गर्जना करते हो और वर्षा करते हो मूसलधार, मतलब बहुत तेज वर्षा करते हो, और सुन सुन घोर वज्र हुंकार, और तुम्हारी ये वज्र हुंकार, ये जो तुम बार बार गर्जन करते हो, भसन करते हो, ये सारी हुंकार सुन के तुम्हारे जो ये पूरा संसार है ये अपना हृदय, अपना दिल थाम लेता है। अस्निपात से सापित उन्नत सत्सत वीर। अस्निपात मतलब जो ये बिजली गिरती है, सापित मतलब धाराशायी होना, सत्सत वीर मतलब जो वीर योद्धा होते हैं, छत बिछत मतलब बिखरे हुए, टूटे हुए, आहत, ठीक है। अचल मतलब पर्वत, शरीर आपको पता है। गगन स्पर्शी मतलब गगन को छूने वाले, स्पर्धा मतलब किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार रहने वाले लोग, वीर, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि जब बिजली गिरती है तो उससे जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो भी धाराशायी हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। उसी प्रकार से जब युद्ध में वज्र का प्रहार होता है तो बड़े बड़े वीर, गगन स्पर्शी वीर, स्पर्धा करने वाले वीर भी छत बिछत और घायल हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो अब इसका पूंजीपति लोगों से क्या तात्पर्य है कि जब क्रांति आती है तो उससे पूंजीपति लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हृदय थाम लेते हैं, और जब क्रांति आती है तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी उससे बच नहीं पाते, उनकी जो संपदा होती है वो सारी मिट जाती है, उनकी जो भी संपत्ति उन्होंने शोषण करके जोड़ी हुई होती है वो सारी संपत्ति उनकी खत्म हो जाती है। ओके, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार। तो कभी कहते हैं कि छोटे छोटे जो पौधे हैं वो बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। सस्य का मतलब होता है हरियाली, तो चारों तरफ उन्होंने हरियाली फैला दी, क्योंकि जब आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो चारों ओर हरियाली फैल जाती है, और जब उसी टाइम पे हवा चल रही होती है तो ऐसे लगता है कि वो हिल रहे हैं, खेल रहे हैं, और हाथ हिला हिला के जो बादल है उनको बुला रहे हैं। विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते। कभी कहते हैं ये जो क्रांति होती है, ये जो ये जो क्रांति होती है, ये जो क्रांति का संक्रांत होता है, इससे कौन शोभा पाते हैं? जो छोटे निम्न वर्ग के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास होने के लिए कुछ नहीं है, उनकी स्थिति जो है वो सुधर ही सकती है, कुछ बिगड़ नहीं सकती है। ओके, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। कभी कहते हैं कि ये अटारी नहीं है, ये मतलब कोई बहुत बड़े बड़े महल नहीं है, ये आतंक भवन है। आतंक भवन क्यों? क्योंकि एक सेंस तो इसका ये है कि क्योंकि जो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं उनके दिलों में आतंक भर गया है कि क्रांति आ गई है, उसका उनके अंदर आतंक हो गया है, तो वहां पे आतंक का माहौल है, तो उन भवनों में आतंक रहना है। और दूसरा सेंस ये है कि इन्हीं भवन में रहने वाले लोगों ही तो शोषण करते हैं लोगों का, लोगों पर आतंक करते हैं, निम्न वर्ग के लोगों पर। तो ये इसके दो सेंस है। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर। पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक है। विप्लव आपको पता है क्रांति, प्लावन आपको पता है पहले पैराग्राफ से प्लावन का मतलब होता है बाढ़ या फिर बहुत ज्यादा डूबा हुआ चीज, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि जब पानी गिरता है, जब पानी का बहाव आता है तो हमेशा क्या चीज साफ होती है? कीचड़ ही साफ होता है। जब अगर पानी गिरेगा, बाढ़ आएगी या फिर बाढ़ नहीं आई, नॉर्मल पानी बह रहा है, तो जो साफ होने वाली चीज है वो क्या है? कीचड़ है। लेकिन जो कीचड़ के अंदर छोटा सा कमल खिला हुआ है, जलज का मतलब होता है कमल, जो क्षुद्र मतलब छोटा सा, प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ, जो उसके अंदर छोटा सा कमल खिला हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, उल्टा उसको और ज्यादा खिल जाना है, और उससे हमेशा नीर मतलब पानी छलकता रहता है, क्योंकि कमल इतना ज्यादा चिकना होता है कि अगर आप उस पर कभी पानी की बूंद डाल के देखना, वो अपने मन से फिसल जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये जो बारिश होनी है, इससे हमेशा किसको असर पड़ेगा? कीचड़ को असर पड़ेगा, उसमें खिल रहे कमल को कुछ असर नहीं पड़ेगा। रोग शोक में भी हंसता है सहसा का सुकुमार कुमार। तो कभी कहते हैं कि रोग हो या शोक हो, जो एक बच्चा होता है, सहसा मतलब शिशु होता है, सुकुमार जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, सुकुमार सा बच्चा होता है, वो हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि उसको अभी पता नहीं है कि ये रोग है, शोक है, उसके लिए तो सब
चीजें एक समान है, तो वही निम्न वर्ग लोगों की हालत है। उनके लिए इस क्रांति का कोई असर नहीं होना है। असर किस पे होना है? पूंजीपति लोगों पर, क्योंकि छोटे लोगों पे खोने के लिए तो अब कुछ है नहीं। उनकी कोई स्थिति सुधर ही सकती है, बिगड़ नहीं सकती है। ठीक है, तो कीचड़ ही हमेशा साफ होगा जब वर्षा आएगी। कमल का कुछ नहीं होना है जो छोटा सा है। तो अगर क्रांति आई तो पूंजीपति लोग धाराशायी हो जाएंगे और निम्न वर्ग लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी आएगी, उम्मीदें जगेगी, नई नई आशाएं आएंगी, नई नई उम्मीदें आएंगी। ठीक है, रुग्ध कोष है शुद्ध तोष। कभी कहते हैं कि ये जो अमीरों के संतोष, लोगों के तोष मतलब संतोष, तो ये जो पूंजीपति लोग हैं इनके जो खजानियां भी रुक चुके हैं और ये सब देखकर ये बहुत ज्यादा दुखी हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे। और ये जो क्रांति आ रही है इसमें अंगना मतलब स्त्री, ये स्त्री के अंग से लिपट कर भी आतंक के मारे कांप रहे हैं। स्त्री के अंग से लिपटने के बाद भी आतंक के मारे कांप रहे हैं। घनी वज्र बरसन से बादल, कभी कहते हैं कि तुम ये जो इतनी ज्यादा गर्जना कर रहे हो, इतनी तेज वर्षा कर रहे हो, हे बादल। तो इसका नेक्स्ट सेंस क्या है कि ये जो इतनी क्रांति आ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है? पूंजीपति लोगों का त्रस्त नयनमुख ढांप रहे हैं। इनकी जो आंखें, नयन मतलब आंखें, वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी हैं, व्याकुल हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा डरी हुई हैं और ये मुंह ढांप रहे हैं, मुंह ढांक रहे हैं मतलब भागने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज से, यहाँ से, इस स्थिति से। ठीक है, जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के पीर। जीर्ण बाहु है मतलब बाहु जो उसकी हाथ की भुजाएं हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, और क्षीण शरीर मतलब शरीर भी बहुत ज्यादा निर्बल हो चुका है, उसमें कोई जान नहीं बची है। और तुझे बुलाता कृषक अधीर ए विप्लव के पीर, है क्रांति के बादल तुम्हें, है क्रांति के वीर तुम्हें कौन बुला रहा है? कृषक मतलब किसान जो अधीर हो चुका है, जो बहुत ज्यादा व्याकुल हो चुका है, वो तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो जीवन के पारावार, पारावार का एक मतलब होता है समुद्र और एक मतलब होता है नदी के दो किनारे। तो किसान बुला रहा है कि ए जीवन को पाल लगाने वाले, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पाल लगाने वाले ये जो पूंजीपति लोग हैं, इनने मेरे जीवन का पूरा सार चूस लिया है। जो भी मेरे जीवन में था, पैसा, धन, हर्ष, उल्लास, ये सारी चीजें मेरे जीवन से जा चुकी हैं। अब तो क्या बचा है मेरे पास? केवल ये हड्डियों का ढांचा ही बचा हूं मैं, और कुछ नहीं मेरे पास बचा है। तो वो भी क्रांति के वीर को बुला रहा है कि शायद जब क्रांति आए तो कुछ परिवर्तन आए और उसकी स्थिति सुधरे और वो शोषण के दलदल से बाहर निकल पाए। तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मतलब आपको वीडियो समझ में आ गई है और मुझे खुशी है कि आपको वीडियो समझ में आई। एंड अगर आ गई है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सर वीडियो बढ़िया से समझ में आ गई है। और एक इम्पॉर्टेंट काम करना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास ग्रुप पे शेयर कर दो, और अगर लाइक कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि पैसे तो लगने ही नहीं है। अगर लाइक करोगे तो हजार लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात और, मैं जल्द ही एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ हिंदी पे, जो मास्टरमाइंड एक कोर्स होगा उस नाम से। तो देखते हैं, जैसे ही आता है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नॉमिनल फीस होगी, जैसे ही आता है आपको उसकी जानकारी वीडियो के द्वारा भी मिल जाएगी। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।